हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने होम मैनेजमेंट में क्वेश्चनों की सीरीज चलाई हुई है, तो हम आज उसको फिर से स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ डेली प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। तो चलो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल प्रकार है। जो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन, उसका सबसे पुराना और सरल तरीका कौन सा है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में बच्चों। तो इसमें दिया है क्या लंबवत है, कार्यात्मक है, रेखीय है या रेखीय व स्टाफ संगठन है। तो जो इसके संगठन के प्रकार होते हैं मैं आपको बताती हूँ। पहला होता है हमारा लाइन संगठन, इसके बाद होता है हमारा रेखीय संगठन, फिर होता है हमारा कार्यात्मक संगठन, इसके बाद आता है परियोजना संगठन, देन मैट्रिक्स संगठन। ये हमारे संगठन के प्रकार हो गए। इतने प्रकार का हमारा संगठन होता है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि सबसे पुराना और जो सरल प्रकार का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन सा है। तो बच्चों वो होता है हमारा रेखीय संगठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखीय संगठन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। इसका वास्तविक अर्थ पूछा है गृह विज्ञान का। तो जो गृह विज्ञान का वास्तविक अर्थ होता है वो होता है घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान। मतलब जो भी घर से संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं, योजनाएं होती हैं, प्लानिंग होती हैं, जो भी हम काम करते हैं वो हमारे वैज्ञानिक रूप से संबंधित होते हैं। मतलब उनके पीछे एक लॉजिक होता है। इन सभी कामों को, योजनाओं को करने के लिए इनके पीछे एक तथ्य छिपा हुआ रहता है। तो गृह विज्ञान का हमसे वास्तविक अर्थ पूछा जाएगा तो हम बताएंगे घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन 1952 में हुआ था। तो कहाँ हुआ था। जो भारतीय गृह विज्ञान का जो प्रथम सम्मेलन है जो 1952 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था, जगह का नाम हमसे पूछा था। तो बच्चों जो वो हुआ था हमारा चेन्नई में हुआ था, मद्रास। कहाँ हुआ था, चेन्नई, मद्रास। फोर्थ क्वेश्चन है, वह कौन सा है जिसकी प्राप्ति के लिए हम तत्पर रहते हैं और नई, मतलब नई तकनीकी कार्य प्रणाली, विधियों, तरीके व कार्यक्रम करते हैं। ऐसी कौन सी क्रिया है जिसको सीखने के लिए हम एक्साइटेड रहते हैं, तत्पर रहते हैं, उसको सीखने के लिए हम कार्य करते हैं, नई नई योजनाएं बनाते हैं। तो वो क्या होता है बच्चों, वो होते हैं हमारे गोल। वो होता है हमारा लक्ष्य जिसकी प्राप्ति के लिए हम प्लानिंग करते हैं, नई नई योजनाएं बनाते हैं, नए नए साधन जुटाते हैं। तो ये सब किसके लिए करते हैं, हम अपने गोल को प्राप्त करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, एक गृह वैज्ञानिक नहीं बन सकता। मतलब एक जो गृह वैज्ञानिक है, जो हम होम साइंस पढ़ रहे हैं, इसके हमारे फील्ड है, 5 ब्रांचेस हैं। इसमें हम क्या क्या बन सकते हैं, इसके क्या क्या स्कोप होते हैं। तो ये हमसे पूछा है। देखो इसमें पूछा है नहीं बन सकता। पहले तो आप नहीं को देखेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन है। प्रधान रसोइया बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कोई भी सेफ का कोर्स कर ले, होम मैनेजमेंट कर ले, मैनेजर बन सकता है। फैशन डिजाइनर बन सकता है, टेक्सटाइल के स्कोप में जाएगा, टेक्सटाइल में वो पढ़ेगा तो फैशन डिजाइनर भी बन जाएगा। आहार विशेषज्ञ, अगर वो फूड न्यूट्रिशन पढ़ता है तो वो डाइटिशियन भी बन जाएगा। पर भौतिक शास्त्री नहीं बन सकता हमारे गृह वैज्ञानिक के क्षेत्र में। तो क्या नहीं बन सकता, भौतिक शास्त्री नहीं बन सकता, फैशन डिजाइनर भी बन सकता है, एक शेफ भी बन सकता है, होटल मैनेजर भी बन सकता है, एक डाइटिशियन भी बन सकता है। पर एक भौतिक शास्त्री हमारे गृह विज्ञान में नहीं बन सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक शास्त्री। 6 क्वेश्चन है, प्रबंधन की विशेषता नहीं है।
जो हमारा ये मैनेजमेंट होता है, इसकी क्या विशेषता नहीं है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो ऑप्शन में दिया है कला व विज्ञान है। देखो जो ये हमारा प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है, इसके पीछे कला होती है कि आप उसको कितने, मतलब आप उसको करने के लिए कितने क्रिएटिव हैं, आपने उसके लिए क्या क्या साधन जुटाए हैं, मतलब आपकी उसमें क्रिएटिविटी देखी जाती है अपने मैनेजमेंट में। ये एक विज्ञान भी है, वैज्ञानिक तथ्यों को लॉजिकल रूप से इसे पूरी तरह बनाया जाता है। सामान्य व अदृश्य अदृश्य कौशल इसमें छुपे हुए होते हैं मैनेजमेंट में। ये एक पेशा भी है, सभी स्तर पर आधारित होता है या इनमें से कोई नहीं। ये सारे ऑप्शन सही हैं, पर बच्चों यहाँ पे दिया है कि ये सामान्य है। जो प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट जो होता है, ये एक सामान्य प्रक्रिया नहीं होती, ये एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है, एक स्पेशल प्रक्रिया होती है। इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा था नहीं में आंसर की जो विशेषता नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या विशेषता नहीं है? आदर्श कौशल तो है, पर ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। 7th क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का मूल क्षेत्र नहीं है। मूल जो इसका क्षेत्र है, इसका फील्ड है, वो कौन सा नहीं है? क्या बच्चों की देखभाल या विकास करना नहीं है? तो ये तो है। खाद्य एवं पोषण ये भी है। शारीरिक शिक्षा और वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। तो आपको पता है कि जो इसके क्षेत्र होते हैं, इसकी जो ब्रांचेस होती हैं, इसकी जो शाखाएं होती हैं, उसमें बच्चों की देखभाल और विकास भी आता है, खाद्य एवं पोषण भी आता है, फूड एंड न्यूट्रिशन भी आता है, वस्त्र विज्ञान परिधान टेक्सटाइल भी आता है, और जो नहीं आता वो होता है हमारा शारीरिक शिक्षा। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि इसका कौन सा मूल क्षेत्र नहीं है, तो इसका मूल क्षेत्र नहीं है शारीरिक शिक्षा। 8 क्वेश्चन है, जेते पांव पसारिए तेती लंबी सोर कथन संबंधित है। पहले तो आप इसका मतलब ही समझ लीजिए कि जेते पांव पसारिए तेती लंबी सोर, इसका मतलब है कि आप अपने पैर उतने ही फैलाइए जितनी आपकी चादर है, उससे बाहर आप अपने पैर निकालेंगे तो आपको ठंड लगेगी। इसलिए व्यक्ति को उतना ही काम करना चाहिए, उतनी ही योजनाएं बनानी चाहिए जिनको वो समेट सके और जिनको वो पूरा कर सके। तो देखो ऑप्शन में दिया है, क्या ये एक समय व्यवस्थापन है, बजट व्यवस्थापन है, कार्य व्यवस्थापन है, या प्रबंध व्यवस्थापन है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कार्य व्यवस्थापन है, कि व्यक्ति को उसी टाइप के कार्य करने चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही उसे काम करना चाहिए, और उतने ही करना चाहिए जितने वो कर सकता है, उतने ही अपने पांव हाथ पैर मारने चाहिए जितने वो कर सकता है। उससे बाहर करेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसमें असफल हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। 9th है, गृह प्रबंधन की प्रक्रिया में गतिविधियों का सही अनुक्रम क्या है? मतलब जो इसके चरण है, स्टेप्स हैं, उन्हें हमें सही उसमें लगाना है जो मैनेजमेंट की प्रक्रिया में होते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले होता है हमारा नियोजन, सेकंड होता है हमारा संगठन, देन होता है हमारा क्रियान्वयन, और फिर होता है हमारा प्रति सूचना। तो देखो इसके ऑप्शन में कौन सा राइट जाएगा। नियोजन है, संगठन है, प्रतिसूचना लास्ट में आता है। सेकंड में दिया है नियोजन है, संगठन है, क्रियान्वयन है, प्रतिसूचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। जो गृह प्रबंधन की प्रक्रिया में जो चरण होते हैं, जो इसका क्रम होता है, पहले नियोजन होता है, फिर संगठन होता है, फिर क्रियान्वयन होता है, उसके बाद होती है हमारी प्रतिसूचना, मतलब लक्ष्य प्राप्ति और मूल्यांकन। 10th है, दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं है, जो लॉन्ग टर्म के हमारे गोल होते हैं वो नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं में हमसे पूछा है, तो कौन से नहीं है? क्या शिक्षा ग्रहण करना है? शिक्षा ग्रहण करना तो हमारा ये लॉन्ग टर्म का गोल होता है। आज हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारा एक गोल क्या है, हम बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं, ये है ना कि आगे जाके हमें एक अच्छी नौकरी करनी है, एक अच्छा बिजनेस करना है, तो ये तो हमारा दीर्घकालीन गोल होता है। मकान बनाना, मकान बनाना भी एक दीर्घकालीन गोल होता है हमारा। वस्त्र खरीदना, वस्त्र खरीदना हमारा कोई दीर्घकालीन गोल नहीं है, क्योंकि हमें आज वस्त्र की जरूरत है, हमने आज वस्त्र खरीद लिया, आज वस्त्र पहन लिए। ये कोई हमारी लॉन्ग टर्म का लक्ष्य नहीं होता कि हमें वस्त्र खरीदने हैं और जब के लिए खरीदने तब के लिए, आज जरूरत है आज खरीद लिया, और व्यक्ति खरीदता ही रहता है, तो ये कोई गोल नहीं होता।
संपत्ति एकत्र करना, भविष्य के लिए व्यक्ति क्या करते हैं, संपत्ति एकत्रित करते हैं कि भविष्य में आने वाली समस्याओं के लिए उनको उसमें हेल्प मिल सके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं होते तो वो नहीं होते हमारा वस्त्र खरीदना। 11th क्वेश्चन है, लक्ष्य की विशेषता नहीं है। इसमें पूछा है कि जो हमारी गोल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो कौन सी नहीं है। सतत व स्वाभाविक प्रक्रिया है, समय पर आधारित है, लक्ष्य की गतिशील प्रकृति, लक्ष्य का हमेशा बने रहना। तो ये जो लक्ष्य की विशेषता नहीं है, ये नहीं होती कि लक्ष्य का हमेशा बने रहना। लक्ष्य क्या होते हैं, हम बनाते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, बनाते हैं पूरा करते हैं। इसका एक टाइम नहीं होता कि ये हमेशा बने ही रहते हैं, कि वो उनका कोई उतार चढ़ाव नहीं होता कि वो पूरे नहीं होते या पूरे हो जाते हैं। तो इनमें उतार चढ़ाव चलता रहता है, इनका लेवल अप एंड डाउन होता रहता है। कि हो सकता है कुछ शॉर्ट टर्म के गोल होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के होते हैं, कुछ मिड पीरियड के होते हैं कि वो बीच बीच में पूरे हो जाते हैं। कोई हमने आज स्टार्ट किया, कोई 2 दिन बाद पूरा हो जाएगा, कोई हम अपने भविष्य के लिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा बने रहते हैं, हमेशा बने रहेंगे, लेकिन वो बीच बीच में पूरे होते रहते हैं। क्योंकि गोल जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक दीर्घकालिक होते हैं, एक अल्पकालिक होते हैं और एक मध्यवर्ती होते हैं, साधन समाप्ति गोल होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th। आधारभूत निर्णय को कहते हैं, जो ये आधारभूत होता है, इस निर्णय को क्या कहते हैं, तो बच्चों इसे कहते हैं हम आदतन निर्णय। जो हम डेली लाइफ में करते हैं, जो हमारी डेली लाइफ का व्यवहार होता है, जो हमारी हैबिट होती है, मानो चाय बनाना है, खाना बनाना है, कॉफी बनाना है, तो ये क्या हो गए, ये हमारे आदतन निर्णय हो गए जिन्हें हम डेली करते हैं, और इनको ही हम आधारभूत निर्णय कहते हैं। तो क्वेश्चन में आधारभूत निर्णय आ जाए या प्रमुख निर्णय आ जाए या आदतन निर्णय आ जाए या नैतिक निर्णय आ जाए, तो ये सब एक ही होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आदतन निर्णय। महत्वपूर्ण निर्णय किसे कहते हैं, यहाँ पूछा है महत्वपूर्ण निर्णय किसे कहते हैं। इससे पहला पूछा था आधारभूत निर्णय किसे कहते हैं। तो बच्चों जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो किसे कहते हैं, जो हमारे ये नैतिक निर्णय होते हैं, आधारभूत निर्णय होते हैं, आदतन निर्णय होते हैं, ये सब हमारे महत्वपूर्ण निर्णय की श्रेणी में ही आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चाहे हमसे महत्वपूर्ण निर्णय पूछ ले, आदतन निर्णय पूछ ले, या फिर आधारभूत निर्णय पूछ ले, नैतिक निर्णय पूछ ले, तो ये सब हमारे एक ही होते हैं। 14 है, रहन सहन का स्तर प्रभावित नहीं होता। जो हमारा रहने सहने का स्टाइल है वो किससे प्रभावित नहीं होता, हमसे पूछा है। परंपरा व आर्थिक दशा से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। हमारा क्या कल्चर है, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसी है, वो हमारे सब रहन सहन के ऊपर प्रभावित करती है, ये बिल्कुल सही है। व्यय के ढंग व धन की क्रय शक्ति, व्यय का ढंग होना चाहिए कि हमें किस रूप में अपना व्यय करना है, हमारी आय के हिसाब से क्या हमारा बजट होना चाहिए, हमें क्या क्या हमारी ज़रूरी ज़रूरतें हैं उनको हमें पूरा करना चाहिए, तो व्यय का ढंग होना चाहिए। धन की क्रय शक्ति होनी चाहिए, कहाँ हमें खरीदना है, कहाँ हमें बेचना है, ये सब धन की क्रय शक्ति होनी चाहिए। आधार्य आवश्यकता व शक्ति, आधार्य आवश्यकता व शक्ति होनी चाहिए। रहन सहन की हमारा जो आधार है वो हमारी जो आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है क्या नहीं, इस सब का हमें इसका डिसीजन होना चाहिए, उसकी हमें निर्णय शक्ति होनी चाहिए। तो जो रहन सहन के स्तर को प्रभावित नहीं करता वो होते हैं हमारे मूल्य और जीवन दर्शन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे जो मूल्य और जीवन दर्शन होते हैं ये व्यक्ति के व्यवहार को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनकी हेल्प करते हैं। यहाँ क्वेश्चन हमसे रहन सहन का स्तर पूछा था जो प्रभावित नहीं करता, तो ये मूल्य और जीवन है जो व्यक्ति के रहन सहन को प्रभावित नहीं करते, लेकिन व्यक्ति के लक्ष्य की प्राप्ति में और उसके व्यवहार में ये उसकी हेल्प करते हैं। आवश्यकता के लिए किन 3 बातों का होना चाहिए, कोई हमारी नीड है उनके लिए किन 3 बातों का होना चाहिए, वो मुख्य 3 बात कौन सी हैं। पहला दिया है इच्छा उत्सुकता महत्व, इच्छा रुचि महत्वाकांक्षा, इच्छा धन व्यय की तत्परता, रुचि ध्यान आकर्षण व्यय की तत्परता। तो बच्चों जो हमारी नीड होती है उसके लिए जो मुख्य 3 बातें होती हैं कि सबसे पहले तो हमें अपनी नीड को पूरा करने के लिए हमारी इच्छा होनी चाहिए, दूसरा उसे पूरा करने के लिए हमारे पास धन होना चाहिए,
तीसरा, उसमें हम कितना व्यय कर सकते हैं, व्यय की तत्परता भी उसमें होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, कि आवश्यकता के लिए तीन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें इच्छा का रखना चाहिए, धन का रखना चाहिए और व्यय की तत्परता का रखना चाहिए, तभी जो हमारी नीड होती है ये पूरी होती है। 16 क्वेश्चन है, मानवीय संसाधन है। बच्चों देखो, ये जो पारिवारिक संसाधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा मानवीय और एक होता है हमारा अमानवीय। मानवीय जो होते हैं ये मनुष्य के अंदर होते हैं, और अमानवीय जो होते हैं ये व्यक्ति जो होता है वो बाहर से, अपने वातावरण से, पड़ोसियों से, साथी संबंधियों से ग्रहण करता है, अपने वातावरण से, समाज से ग्रहण करता है। तो यहाँ हमसे मानवीय साधन पूछे हैं जो व्यक्तियों के अंदर निहित हैं। ऑप्शन में दिया है धन, पुस्तकालय। तो देखो, पुस्तकालय तो सार्वजनिक चीज हो गई, सब लोग करते हैं, बाहरी हो गई वातावरण से, तो ये तो हमारी अमानवीय हो गई। अभिवृत्ति, धैर्य, बैंक, धैर्य, रुचि, अस्पताल। तो यहाँ पे अस्पताल हमारा अमानवीय साधन है, बैंक हमारा अमानवीय साधन है, अस्पताल हमारा अमानवीय साधन है। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा अभिवृत्ति और रुचि, ये हमारे मानवीय साधन के अंदर आते हैं, क्योंकि व्यक्ति के अंदर अभिवृत्ति भी उसके अंदर होती है और उसकी जो धैर्य होता है वो भी उसी के अंदर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला हो जाएगा, कि मानवीय साधन है तो अभिवृत्ति और धैर्य हमारे मानवीय संसाधन साधन है। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना। खाका बनाना मतलब ब्लूप्रिंट बनाना, कोई भी एक प्लानिंग तैयार करना, ठीक है, कोई भी एक उसके लिए फ्रेम बनाना। तो ये क्या कहलाता है? क्या योजना बनाना कहलाता है, संगठित करना कहलाता है, नियंत्रित करना कहलाता है, या बल देना कहलाता है? तो हम किसी भी पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए खाका बना रहे हैं, ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, एक फ्रेम तैयार कर रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो होता है हमारा योजना बनाना, मतलब प्लानिंग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्लानिंग करना, योजना बनाना। 18 है, सामुदायिक सुविधा नहीं है। सामुदायिक मतलब जो बहुत सारे लोगों द्वारा यूज की जा रही है, समुदाय में, समूह में यूज की जा रही है, वो सुविधा नहीं है। तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन में दिया है रेलवे स्टेशन, सड़क, ये सामुदायिक है, समूह में सब लोग मिलकर यूज करते हैं। पार्क भी सामुदायिक चीज है, सब लोगों के लिए होता है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। डाक सेवा, यातायात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पेन है, जो घर है, ये सामुदायिक नहीं है, ये व्यक्तिगत साधन है, ये पर्सनल अपने आदमी के भी होते हैं, अपने अपने व्यक्तित्व के लिए होते हैं पेन और घर जो होते हैं। यहाँ पे सामुदायिक सुविधा पूछा था, जो नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है? पेन और घर ये एक सामुदायिक सुविधा नहीं है। 19 क्वेश्चन है, वार्षिक कार्य के अंतर्गत नहीं आता। जो हमारे हमारे कार्य होते हैं, एक दैनिक कार्य होता है। कार्य कितने प्रकार के होते हैं? एक दैनिक कार्य हो गया, दूसरा हमारा साप्ताहिक होता है, एक हमारा मासिक होता है और एक हमारा वार्षिक होता है। तो इसमें पूछा है कौन सा वार्षिक कार्य नहीं है, कौन सा एनुअल वर्क नहीं है। ऑप्शन में दिया है जन्मदिन पार्टी, साल में एक बार बनाई जाती है, ठीक है, एनुअल वर्क है। अचार पापड़ बनाना एक ही बार बनाए जाते हैं, गर्मियों में अचार पड़ता है, पापड़ बनाते हैं हम होली के आसपास, साल में एक बार काम होता है। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सीखना, छुट्टियां होती हैं, गर्मियों की छुट्टियों में ज्यादातर ये काम सीखे जाते हैं। कमरों की सफाई करना, कमरों की जो सफाई होती है ये हमारी साप्ताहिक सफाई के अंदर आता है, कि हमें सप्ताह में टाइम मिला, वीक में टाइम मिला, हमने कमरे की सफाई कर दी पूरी तरह से, या फिर डेली हम उसकी डस्टिंग कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो ये हमारे वार्षिक कार्य में नहीं आएगा। ये हमारे दैनिक में भी आ सकता है, हमारे साप्ताहिक में भी आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमरों की जो सफाई है ये वार्षिक कार्य के अंतर्गत नहीं आती। 20 क्वेश्चन है, घर बनवाने संबंधी प्रोजेक्ट से कौन सी संस्था जुड़ी हुई है? मतलब जो ये घर बनाने के प्रोजेक्ट तैयार होते हैं इसके साथ कौन सी संस्था है जो जुड़ी हुई है? क्या म्यूनसिपैलिटी जुड़ी हुई है, सिडको जुड़ा हुआ है, हुडको जुड़ा हुआ है, या पीडब्ल्यूडी जुड़ा हुआ है? तो आप याद रखिएगा बच्चों, जो घर संबंधी हमारे जितने भी प्रोजेक्ट तैयार होते हैं उससे जो संस्था जुड़ी हुई होती है वो होती है हमारी हुडको,
हुडको जो संस्था होती है ये हमारी घर बनवाने संबंधी प्रोजेक्ट से संबंधित होती है। एच से मतलब होता है हमारा हाउसिंग, यू से होता है हमारा अर्बन, और डी से होता है हमारा डेवलपमेंट, और सीओ से होता है हमारा कॉरपोरेशन। हो सकता है इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाए कि हुडको की फुल फॉर्म क्या है, तो आप याद रखेंगे हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और घर बनवाने संबंधी प्रोजेक्ट में कौन सी संस्था वर्क करती है, तो ये हुडको है जो घर प्रोजेक्ट बनाने में मदद करती है, या इसी के द्वारा जो ये प्रोजेक्ट पूरा होता है वो हुडको के द्वारा पूरा होता है। 21 क्वेश्चन है, झुकना, एड़ी के बल खड़े होना, बैठना किस प्रकार का प्रयास है। बच्चों आपको पता है कि ये प्रयास जो होते हैं, ये एफर्ट्स जो होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा शारीरिक प्रयास, पहला होता है हमारा शारीरिक प्रयास, दूसरा होता है हमारा मानसिक प्रयास, मेंटल एफर्ट्स, फिर होता है हमारा चक्षु प्रयास, विजुअल एफर्ट्स, इसके बाद आता है हमारा पैडल प्रयास, पैडल एफर्ट्स, इसके बाद आता है हमारा टर्सल प्रयास। ये चार प्रकार के हमारे प्रयास हैं। फिजिकल एफर्ट्स, मेंटल एफर्ट्स, 1 2 3 4 5 प्रकार के हमारे एफर्ट्स हो गए। फिजिकल एफर्ट्स हो गया, मेंटल एफर्ट्स हो गया, विजुअल हो गया, पैडल हो गया, एंड टर्सल हो गया। यहाँ हमसे पूछ रहा था झुकना और एड़ी के बल खड़े होना या बैठना किस प्रकार का एफर्ट्स है, तो ये जो एफर्ट आता है हमारा पद प्रयास मतलब पैडल एफर्ट्स के पैडल एफर्ट्स के अंदर आता है। जो झुकने की प्रक्रिया होती है, एड़ी के बल हम खड़े हैं या बैठे हैं, तो ये किसके अंदर आएगा, कौन सा एफर्ट्स इसमें होगा, तो वो पैडल एफर्ट्स है जो इसके अंदर आएगा। 22nd क्वेश्चन है, पेशियों की थकान को किस यंत्र से मापा जाता है, उस यंत्र का नाम हमसे पूछा है। तो आपको पता है कि जो पेशियों में थकान होती है वो लैक्टिक एसिड की वजह से हो जाती है। थकान का कारण होता है, थकान का कारण है लैक्टिक एसिड। और यहाँ हमसे पूछा है कि पेशियों की थकान को किस यंत्र से नापा जाता है, तो वो नापा जाता है हमारा आर्गोमीटर। हम याद रखेंगे पेशियों की थकान मापने का जो यंत्र होता है वो होता है आर्गोमीटर। और किसकी वजह से ये थकान होती है, तो लैक्टिक एसिड की वजह से ये हमें थकान होती है। 23rd क्वेश्चन है, पेन पेंसिल के अंतर्गत नहीं आता। देखो बच्चों ये दो टेक्निक होती हैं। जो मुंडेल हैं, मुंडेल जी हैं, उन्होंने क्या करा है, कार्य सरलीकरण को दो भागों में बांटा है। दो तकनीकी बताई हैं उन्होंने, कार्य सरलीकरण की दो प्रकार से उन्होंने क्लासिफाई किया है। पहला उन्होंने बताया है पेन पेंसिल, पहला उन्होंने बताया है पेन पेंसिल, और दूसरा बताया है औपचारिक। तो पेन पेंसिल के अंदर आता है हमारा पाथवे चार्ट, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं, और मल्टीमैन चार्ट, कि ये चार्ट किसके अंदर आता है, मल्टीमैन चार्ट। औपचारिक के अंदर आता है हमारा माइक्रो मोशन, मेमो मोशन, साइकिल ग्राफ, और स्टॉप वॉच ग्राफ। तो ये जो दो तकनीकी हैं कार्य सरलीकरण की, मुंडेल जी ने बताया है कार्य सरलीकरण
किस प्रकार से हम कार्य को इजी बना सकते हैं। उन्होंने कार्य सरलीकरण की जो टेक्निक्स हैं उनको दो भागों में बांटा है। एक बताया है उन्होंने पेन पेंसिल, एक बताया है इन्होंने औपचारिक। पेन पेंसिल में बताया है पाथवे चार्ट है, प्रोसेस चार्ट है और ऑपरेशन चार्ट है, मल्टीमैन चार्ट है। इसमें माइक्रो मोशन है, मेमो मोशन है एंड साइकिल ग्राफ है, स्टॉप वॉच है। तो ये जो पेन पेंसिल के अंतर्गत क्या नहीं आता, देखो ऑप्शन में दिया है माइक्रो मोशन है, तो माइक्रो मोशन हमारा आता है औपचारिक टेक्निक के अंदर। पाथवे चार्ट पेन पेंसिल में आता है। ये जो पाथवे चार्ट है ये गिलबर्थ ने ही दिया था, गिलबर्थ ने पाथवे चार्ट दिया था। ऑपरेशन जो चार्ट है ये आता है हमारा पेन पेंसिल के अंदर। तो जो पूछा था कि पेन पेंसिल के अंतर्गत कौन सा नहीं आता, तो जो माइक्रो मोशन है ये नहीं आता, ये आता है हमारे औपचारिक टेक्निक के अंदर। ठीक है, ये नाम आप याद कर लीजिएगा। इस नाम बीच में से भी क्वेश्चन बना लिया जाता है कि प्रोसेस चार्ट किसके अंतर्गत आता है, या कार्य सरलीकरण की कितनी टेक्निक्स हैं संख्या में पूछ लेगा, या औपचारिक टेक्निक के अंदर कौन से आते हैं। तो इस टाइप से इसके क्वेश्चन मिलते हैं और 100% इससे एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 24th क्वेश्चन है, हाथ व शरीर की गति में परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता। हाथ व शरीर की गति के परिवर्तन के अंतर्गत क्या नहीं आता, तो आप याद रखेंगे जो मुंडेल जी हैं उन्होंने परिवर्तन का वर्ग बताया है, क्लासेस ऑफ चेंजेस बताया है। तो उसमें उन्होंने 3 बताई है। पहले बताया है परिवर्तन का वर्ग बताया है मुंडेल जी ने, परिवर्तन का वर्ग। एक बताया उन्होंने हाथ व शरीर की गति में परिवर्तन। दूसरा बताया है उन्होंने कार्य संग्रह, कार्य संग्रह स्थान उपकरण में परिवर्तन। और थर्ड बताया है उन्होंने उत्पादन में परिवर्तन। इसके अंदर भी इन्होंने इसे डिफाइन किया है कि हाथ पैर की गति के अंदर कौन से परिवर्तन आएंगे, कार्य संग्रह उपकरण के अंदर कौन से परिवर्तन आएंगे, या उत्पादन के अंदर कौन से परिवर्तन आएंगे। तो यहाँ उन्होंने पूछा था हाथ व शरीर की गति के परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता, तो गुरुत्वाकर्षण भी आता है। उपकरण का प्रयोग ये हमारा सेकंड डिवीजन होता है। सेकंड जो भाग उन्होंने बांटा है, कार्य संग्रह स्थान व उपकरण में परिवर्तन, ये एक परिवर्तन वर्ग का सेकंड पॉइंट है। कार्य में निपुणता भी आता है, गति का उपयोग भी होता है हरे हाथ और शरीर की गति के परिवर्तन में। जो ये उपकरण का प्रयोग है, ये जो मुंडेल जी ने 3 पार्ट में बांटा है, हाथ व शरीर की गति में परिवर्तन, उपकरण में परिवर्तन, उत्पादन में परिवर्तन, तो ये उपकरण में परिवर्तन इसका सेकंड पॉइंट है, ये इसके अंदर नहीं आएगा। हाथ व शरीर की गति के परिवर्तन में इसके अंदर जो ये पॉइंट्स होते हैं, गुरुत्वाकर्षण की सहायता इसके अंदर आता है, कार्य में निपुणता आता है और गति का उपयोग आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। 25th है, किसी भी कार्य को सीखने की प्रारंभिक अवस्था, पहली जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है। किसी भी कार्य को सीखने की पहली अवस्था जो होती है वो होती है अन्वेषी अवस्था। मतलब इसमें क्या होता है, व्यक्ति जिज्ञासु होता है, उसे एक अन्वेषण की तरह वो कार्य करता है कि उसे किसी भी कार्य को सीखना है, खोजी के रूप में कार्य करता है। तो ये कौन सी अवस्था कहलाती है, ये कहलाती है हमारी अन्वेषी अवस्था। 26 है, प्रेशर कुकर में पानी को खौलाना कितने तापक्रम पर होता है। जो हम कुकर में खाना पकाते हैं उसमें पानी गर्म करते हैं, पानी को खौलाते हैं, तो उसका जो तापक्रम होता है, टेम्परेचर होता है, वो कितना होता है। क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 151 या फिर 221। तो बच्चों आप याद रखेंगे कि 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब हम प्रेशर कुकर में पानी को खौलाते हैं तो उसका टेम्परेचर हम रखते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 क्वेश्चन है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है। तो एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या हिंदी में दिया है तो ये रहा देखो, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम क्या हो गया, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। इंग्लिश में भी पूछ लें तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है इसका पूरा नाम है।
28 क्वेश्चन है, कौन सा लक्ष्य का प्रकार नहीं है? लक्ष्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म होते हैं, दीर्घकालिक गोल होते हैं, एक अल्पकालिक होते हैं, एक साधन समाप्ति गोल होते हैं। तो देखो, दीर्घकालीन गोल भी होते हैं, मध्यवर्ती होते हैं, लघु कालीन भी होते हैं, पर जो सार्वभौमिक लक्ष्य है ये लक्ष्य का कोई प्रकार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक लक्ष्य, ये लक्ष्य का प्रकार नहीं है। 29 है, बचत है। बचत क्या है, सेविंग क्या है? तो जो हमारी इनकम आती है उसमें से सारे खर्चे पूरे होने के बाद जो भी हम बचाते हैं अपने भविष्य के लिए या आने वाली समस्याओं से सुलझने के लिए, तो वो क्या होती है, हमारी बचत होती है। तो उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो हमारी आय होती है, अपनी इनकम में से अपने खर्चे को निकाल दोगे, जो पैसा बचेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सेविंग और बचत कहलाएगी, जिससे हम आने वाली समस्याओं को पूरा करेंगे या भविष्य के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे। तो ये हमारी बचत होती है, आय माइनस व्यय। निर्णय प्रक्रिया का सिद्धांत कौन सा नहीं है? पूछा है कि कौन सा निर्णय प्रक्रिया का सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। तो पहला दिया है समस्या की पहचान, समस्या के वैकल्पिक समाधान की खोज, समझौता या विकल्प पर विचार विमर्श। तो मैं आपको बताती हूँ, जो डिसीजन मेकिंग का जो सिद्धांत होता है, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें सबसे पहले करते हैं समाधान की पहचान करते हैं, समस्या की पहचान पहला पॉइंट होता है, समस्या की पहचान। पहचान होने के बाद हम तथ्य को खोजते हैं, खोजने के बाद हम क्या करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। जब हमने विचार विमर्श कर लिया, दो चार लोगों ने आपस में मिलकर, तो हम क्या करेंगे, उपयुक्त विकल्प का चुनाव करेंगे। और इसके बाद हम परिणाम की संतुष्टि करेंगे, मतलब जो हमें रिजल्ट मिला है उससे हम सेटिस्फाई होंगे या यहाँ हम अपने गोल की प्राप्ति करेंगे। तो निर्णय प्रक्रिया का सिद्धांत कौन सा नहीं है, समस्या की पहचान भी है, वैकल्पिक समाधान की खोज भी है, खोजते हैं हम, विकल्प विचार विमर्श भी करते हैं, पर हम क्या नहीं करते, तो इसका जो सिद्धांत नहीं है वो है समझौता, कि निर्णय प्रक्रिया के सिद्धांत में हम समझौता नहीं करते। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। 31 क्वेश्चन है, स्थान से अभिप्राय है, जो प्लेस है, स्थान है, इससे क्या अभिप्राय है? फर्स्ट दिया है रेखाओं का उचित सामंजस्य, रिक्त स्थान, आकर्षक सतह, मनोभावों को परिवर्तित करना। तो जो स्थान से अभिप्राय होता है वो होता है हमारा रिक्त स्थान, जो ब्लैक प्लेस होता है, ब्लैंक जो प्लेस है वो हमारे स्थान से रिलेटेड है। तो स्थान से अभिप्राय पूछा जाए तो हम बताएंगे रिक्त स्थान। 32 क्वेश्चन है, निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है, यह कथन किसका है? बच्चों, होम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा डेफिनेशन पूछी जाती हैं, तो एक दिन हम क्लास रख लेंगे जिसमें होम मैनेजमेंट की सारी डेफिनेशन दे देंगे, तो आपको इजीली याद हो जाएगी, ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि डेफिनेशन तो आपसे पक्का ही पूछी जाएंगी, वो आपको याद भी रखनी है। हर डेफिनेशन का हम एक की पॉइंट बता देंगे, क्योंकि जब पेपर हमारे सामने आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी डेफिनेशन थी, किसकी थी। तो क्या करना है, हमें डेफिनेशंस में से एक की पॉइंट निकालना है कि हाँ हमें ये नजर आ गया तो ये डेफिनेशन उनकी होगी। यहाँ दिया है निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति प्रतिस्थापन किया गया है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है हमारा डी थॉम्स का। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी थॉम्स, इन्होंने कहा है। 33 है, परिवार की विभिन्न स्थितियों तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब बनता है? इसकी अवस्थाएं होती हैं, परिवार का निर्माण करने की अवस्थाएं होती हैं। एक पहली अवस्था होती है जब एक परिवार का निर्माण होता है, पति पत्नी वाली, इसके बाद बच्चे होते हैं, उसके बाद बच्चे स्कूल जाते हैं, और लास्ट में जो वृद्धावस्था आ जाती है, संकुचित अवस्था जिसे हम कहते हैं, कि इसमें लास्ट में पति पत्नी दोनों रह जाते हैं। तो जो सबसे ज्यादा दबाव आता है परिवार की स्थितियों आय पर, जो सबसे ज्यादा दबाव होता है वो अवस्था होती है जब बच्चे कॉलेज जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रेशर उस टाइम पर होता है जब बच्चे कॉलेज जाते हैं। ये परिवार की
सबसे दबाव वाली अवस्था होती है। गृह प्रबंधन गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? जो होम मैनेजमेंट है ये हमारे गृह विज्ञान होम साइंस का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? तो जो गृह मैनेजमेंट है वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख और सबसे पहला जो हमारा अंग है वो है हमारा होम मैनेजमेंट। अगर हमने होम मैनेजमेंट कर लिया तो हमने मानो सब कुछ कर लिया। अगर हम होम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो हम मानो कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, तो जो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारा होम मैनेजमेंट। फिर है निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान है, जो डिसीजन मेकिंग है उसका प्रथम सोपान, प्रथम स्तर, प्रथम चरण कौन सा है? तो जो प्रथम चरण होता है उसमें हम क्या करते हैं? निर्णय वाली समस्या की व्याख्या करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? हम तथ्यों की खोज करते हैं। इसके बाद हम उस खोज करने के बाद हम आपस में विचार विमर्श करते हैं। विचार विमर्श करने के बाद हम जो एक एप्रोप्रिएट एक उपयुक्त विकल्प होता है उसका चुनाव कर लेते हैं, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं और तब हमें क्या होता है? उसका मूल्यांकन करते हैं, परिणाम प्राप्ति करके हम सेटिस्फाई होते हैं, संतुष्टि पाते हैं। तो अब निर्णय प्रक्रिया का जो प्रथम सोपान होता है वो होता है निर्णय की जाने वाली समस्या की पहचान। की सबसे पहले तो हम समस्या की पहचान करेंगे, उसके बाद हम तथ्यों की खोज करेंगे, खोज करने के बाद हम विचार विमर्श करेंगे, फिर एक विकल्प का चुनाव करेंगे जो उचित होगा, उसके बाद हम परिणामों की संतुष्टि करेंगे। 36 है प्रबंधन प्रक्रिया में मूल्यांकन का कौन सा चरण है? जो प्रबंधन प्रक्रिया में मूल्यांकन है, प्रबंधन प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा नियोजन, फिर आता है हमारा नियंत्रण, देन होता है हमारा इवेल्युएशन मूल्यांकन। तो मूल्यांकन कौन सा चरण हो गया? ये हमारा तीसरा चरण है। प्रबंधन प्रक्रिया में मूल्यांकन कौन सा चरण है? तो ये हमारा तृतीय चरण होता है। 37 क्वेश्चन है गृह व्यवस्थापन का सार है। मतलब इसका सार क्या है? क्या पारिवारिक लक्ष्यों को निश्चित करना है, समय का व्यवस्थापन करना है, ऊर्जा व्यवस्थापन करना है, या उपलब्ध उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना है? तो बच्चों जो गृह व्यवस्थापन का जो सार होता है वो होता है उपलब्ध जो भी साधन है उनका उपयोग करना। मतलब कम से कम साधनों का प्रयोग करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना, ये हमारा होम मैनेजमेंट का मेन सार और मेन जो एम होता है वो होता है कि कम से कम साधनों में मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति हो सके और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। 38 है एक अच्छा प्रबंधक है। एक अच्छा प्रबंधक है कौन है? निरंतर निरीक्षण करता है, जो उत्तरदायित्व को दूसरों को सौंपता है, कर्मचारियों के कार्यों में हस्तक्षेप करता है। तो बच्चों देखो, जो एक अच्छा मैनेजर है, एक अच्छा मैनेजमेंट करने वाला है, प्रबंधक है, तो वो कौन है? जो निरंतर निरीक्षण करता रहता है, मतलब बीच बीच में चेक करता रहता है कि जो प्लानिंग की गई है, जो हमने संसाधन जुटाए हैं वो पूरे हैं या नहीं है, या उस प्लानिंग के लिए वो सही बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे, या किस तरह से हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति और अच्छे से प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से अगर वो बीच बीच में निरंतर निरीक्षण कर रहा है तो वो एक अच्छा प्रबंधक है। पर एक अच्छे प्रबंधक को दूसरों, ऐसा नहीं है कि अपने काम अपना वो हेड बन के बैठ जाए, बॉस बन के बैठ जाए और अपने नीचे जितने भी काम करने वाले हैं उनको ही काम दे दे। तो ये एक अच्छे प्रबंधक की विशेषता नहीं है, ना उसका गुण है। कर्मचारियों के कार्यों में बार बार हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए, इससे वो लोग परेशान हो जाते हैं। भत्सरना भी नहीं करनी चाहिए, उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो जो एक अच्छे प्रबंधक का गुण होता है कि वो बीच बीच में निरंतर उनका परीक्षण करता रहे, चेक करता रहे और उसका उसको मृदुभाषी होना चाहिए, निर्णयों लेने की उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए। तो ये सब हमारे एक मैनेजर प्रबंधक के गुण होते हैं। मूल्य बनते हैं, जो ये वैल्यू हैं ये किससे बनते हैं? ये जो वैल्यू ही होते हैं व्यक्ति के, जो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो व्यक्ति का व्यवहार डिसाइड करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का हम बिहेवियर देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति तो बहुत अच्छे से बात करता है या इसके तो बहुत अच्छे एडिकेट्स हैं, तो वो जो होते हैं वो सब उसके वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसके वैल्यू कैसे हैं। उस व्यक्ति का व्यवहार जो होता है वो उसके वैल्यूज को बताता है। तो जो बनते हैं क्या, किससे बनते हैं? मानव रुचि, इच्छा, अनुभव से।
व्यक्ति स्थिति के बीच अंतःक्रिया से मानवीय विकल्प तथा समस्याओं के हल ढूंढने में। तो बच्चों जो ये वैल्यू बनते हैं ये होते हैं हमारे उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। 40 है, इनमें से कौन सा उत्तम योजना का गुण नहीं है। मतलब कौन सी एक ऐसा गुण है, ऐसी क्वालिटी है जो प्लानिंग की नहीं है। उसे निरंतर बने रहना चाहिए, प्रारंभ में स्थायी रहना और कालांतर में बदलना नहीं चाहिए, इसके विभिन्न स्तर अंतर संबंधित होने चाहिए, प्राथमिक आवश्यकता को महत्व देना चाहिए। तो बच्चों जो उत्तम योजना होती है, एक प्लानिंग होती है, उसका जो गुण नहीं होता वो होता है कि प्रारंभ में तो स्थायी रहना लेकिन कालांतर में बदलना नहीं चाहिए। ये नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि हो सकता है कि वो प्लानिंग ठीक से ना चल रही हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें परिवर्तनशीलता का गुण होना चाहिए, लोच में होनी चाहिए कि हाँ सॉरी कि हम जरूरत के हिसाब से उसको बदल सकें, उसको चेंज कर सकें। तो कालांतर में बदलना नहीं चाहिए, ये इसका गुण नहीं है। बाकी उसे निरंतर बने भी रहना चाहिए, स्तर में अंतर संबंधित आपस में संबंधित भी होने चाहिए, और प्राथमिक आवश्यकता को महत्व देना चाहिए कि कौन सी सबसे पहले की जाए, उसमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस हिसाब से हम अपनी प्लानिंग को करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। 41 क्वेश्चन है, तुलना करने के लिए उपयोग में आने वाला माप। मतलब दो चीज हैं उसमें हमें तुलना करनी है कि ये कौन सी अच्छी है कौन सी बेकार है, या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये वाला तरीका अच्छा है या ये वाला तरीका अच्छा नहीं है। किस तरह से हम योजना में मतलब तुलना करें, उसमें कैसे करें, अच्छा बुरा सही गलत की पहचान कैसे करें। तो इसको उपयोग में आने वाला जो माप होता है वो होते हैं हमारे स्तर। ठीक है, मूल्य तो व्यक्ति का व्यवहार डिसाइड करते हैं, गोल हमारे वो होते हैं जिनकी हम प्राप्ति के लिए ये सारे साधन जुटाते हैं, सारे काम करते हैं। स्तर जो होता है ये ही डिसाइड करता है, तुलना करते हैं इसके द्वारा कि कौन सा काम सही है कौन सा नहीं है, किस लेवल तक हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है और किसके लिए अभी हमें इतना काम करना है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। तो ये सब किस में होता है, स्तर में, स्टैंडर्ड में। रेफ्रिजरेटर का क्वथनांक कितना होता है। रेफ्रिजरेटर जो हमारा फ्रिज होता है इसका क्वथनांक हमसे पूछा है कितना होता है, तो हम याद रखेंगे 27.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर का क्वथनांक कितना होता है, 27.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। 43 क्वेश्चन है, सोलर कुकर जैसा उपकरण है। सोलर कुकर हो गए, सोलर सिस्टम हो गया, ये सब क्या है। तो बच्चों ये जो उपकरण है, ये इक्विपमेंट जो आजकल यूज हो रहे हैं ये हमारी आधुनिक प्रकृति की देन है कि आजकल के युग में इनका उपयोग हो रहा है। पहले टाइम पे तो कोई जानता भी नहीं था, भट्टी और चिमनी और इन सब का यूज करते थे, लेकिन जो सोलर कुकर है और सोलर सिस्टम हो गया ये हमारे अभी की जनरेशन का कमाल है, जो आजकल हमें खाना पकाना और बिजली बिजली इतना आसान हो गया। तो ये किसका हो गया, हमारा आधुनिक उपकरण का। विनियोग बराबर होता है, विनियोग मतलब खर्च और नियोग मतलब इकट्ठा। तो विनियोग बराबर क्या होता है, विनियोग बराबर होता है जो हमने बचत की और जो हमारा व्यय है, जो हमने बचाया और जो हमने खर्च करा, उसको मिला के जो बनता है हमारा विनियोग बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बचत प्लस व्यय बराबर विनियोग। 45 है, बैंक की सुविधा नहीं है। बैंक हमें किस चीज की सुविधा नहीं देता, क्वेश्चन में पूछा है। राष्ट्रीय बचत पत्र, चालू खाता, बचत खाता, संचित खाता। तो बच्चों जो ये बैंक होता है ये चालू खाता की सुविधा भी देता है, बचत खाता भी देता है, संचित खाता भी देता है। पर ये जो राष्ट्रीय बचत पत्र होता है ये हमारा बैंक नहीं देता, ये जो सेवा होती है ये हमें डाकखाने द्वारा प्राप्त की जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है, खाली इससे भी पूछ लेगा कि राष्ट्रीय बचत पत्र किससे किसके द्वारा दी जाती है, तो हम आंसर करेंगे डाक खाने द्वारा ये सुविधा हमें प्राप्त की जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, राष्ट्रीय बचत पत्र। 46 है, ईंट का लाल रंग किसके कारण होता है। जो ईंटों का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, वो हमारा लौह तत्व होता है जिसके कारण ईंट का जो रंग है वो लाल होता है। हम इसको ऐसे याद रखेंगे। 47 है, किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय व
शक्ति उपयोग के द्वारा करने की तकनीक को कार्य सरलीकरण कहते हैं। कार्य सरलीकरण की डेफिनेशन दी गई है, किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय व शक्ति उपयोग के द्वारा करने की तकनीकी को कार्य सरलीकरण कहा जाता है। ये कथन किसका है, ये परिभाषा किसने दी है, तो ये दी है हमारे निकिल एंड डॉर्सी ने कार्य सरलीकरण की ये डेफिनेशन दी है। 48 है, मल्टीमेन चार्ट की विशेषता नहीं है। मल्टीमेन जो चार्ट होता है ये हमारा पेन पेंसिल तकनीक के अंदर आता है कि मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को दो भागों में बांटा है, दो प्रकार से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। एक पेन पेंसिल बताया है, दूसरा औपचारिक बताया है। पेन पेंसिल में उन्होंने प्रोसेस चार्ट, पाथवे चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमेन चार्ट बताया है। तो देखो इन्होंने मल्टीमेन चार्ट दिया है, पेन पेंसिल भी इसके अंदर आता है। एक समय में कई व्यक्तियों का मूल्यांकन किया जाता है। मल्टी से ही समझ में आ गया होगा कि आपको एक समय में कई व्यक्तियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। यह एक घरेलू विधि है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन थर्ड ऑप्शन दिया है कि यह एक एकल विधि है। तो आप नाम से ही समझ जाएंगे कि जो मल्टीमेन चार्ट प्रोसेस होता है ये एकल विधि नहीं होता, ये सामूहिक विधि होती है, समूह में की जाती है, एक समय पे बहुत सारे व्यक्तियों के साथ की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, एकल विधि। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सरलीकरण की वैज्ञानिक विधि है। कार्य सरलीकरण की पूछी है, मुंडेल ने कार्य सरलीकरण का जो टेक्निक है वो मुंडेल जी ने बताई है। इन्होंने दो भागों में इसको बांटा है। यहाँ से क्वेश्चन 101% बनेगा, किसी भी वे में आ जाए, किसी भी फॉर्म में आ जाए, क्वेश्चन कार्य सरलीकरण से पक्का आता है। और आपने देखे भी होंगे किस टाइप से इसके क्वेश्चन बने हुए हैं। तो कार्य सरलीकरण की जो वैज्ञानिक विधि है इन्होंने दो भागों में बांटा है, एक है औपचारिक, दूसरी है पेन पेंसिल। तो जो हमारी औपचारिक टेक्निक होती है ये होती है हमारी वैज्ञानिक विधि, और दूसरा होता है औपचारिक, ये होती है हमारी वैज्ञानिक, और दूसरी होती है हमारी पेन पेंसिल, तो ये होती है हमारी घरेलू विधि। ये हमारी घरेलू विधि है। ऑप्शन में दिया है ऑपरेशन चार्ट है, पाथवे चार्ट है, मल्टीमेन चार्ट है या साइक्लोग्राफ है। देखो कितना कंफ्यूजिंग सा है, कितने अंदर से उसने क्वेश्चन बनाया है। तो कार्य सरलीकरण की वैज्ञानिक विधि नहीं है, तो बच्चों औपचारिक वैज्ञानिक विधि होती है। वैज्ञानिक विधि के अंदर हमारा आता है माइक्रो मोशन, मेमो मोशन एंड साइक्लोग्राफ एंड स्टॉप वॉच। तो देखो ऑप्शन में दिया है साइक्लोग्राफ, ये हमारा औपचारिक के अंदर आता है, जो एक वैज्ञानिक विधि है। और ऑपरेशन चार्ट हो गया, पाथवे चार्ट हो गया, मल्टीमेन चार्ट हो गया, ये हमारे पेन पेंसिल के अंदर आते हैं। और ये हमारी कौन सी विधि होती है, ये हमारी घरेलू विधि होती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन है, वर्तमान समय में स्टॉप वॉच तकनीक के अंतर्गत प्रयोग होने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा 1 मिनट का नापा जा सकता है। बच्चों ये जो टाइम का क्वेश्चन आया था ये हमारे 2021 टीजीटी में भी पूछा गया था कि आप 1 मिनट का कौन सा भाग माप सकते हैं, कितना भाग मापा जा सकता है। तो वहां आंसर हमने दिया था 0.036। उसी से ये क्वेश्चन बना है कि वर्तमान समय में स्टॉप वॉच टेक्निक जो है इसके अंतर्गत प्रयोग होने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा 1 मिनट का नापा जा सकता है। 1 मिनट का कौन सा भाग नापा जा सकता है, तो वो हम नाप सकते हैं 0.000133वां भाग जो है ये हम इसका माप सकते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के जो 50 क्वेश्चंस हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए। कल फिर मिलते हैं आपके साथ नए क्वेश्चंस के साथ। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू।